Hello students, welcome to Civil Staff Himachal and a daily current affair quiz session in which we discuss important current affairs of previous day in the form of MCQs. And we hope that हमारी ये जो डेली सीरीज है आपको करंट अफेयर रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। साथ ही साथ यू गॉट एन आइडिया किस प्रकार के सवाल जो है करंट अफेयर से संबंधित आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, वहां पर आप डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, और भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू लॉट टू क्वालिफाई योर गोल। ऑलराइट, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम शुरू करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप डेली प्लीज इस सेशन के साथ जुड़ें ताकि आप डेली ही करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकें, डाउट जो है आपके पर्टेनिंग टू डेली करंट अफेयर्स वो रिजॉल्व हो सके। शुरू करते हैं आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन स्पेंड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन ईयर 2020-21 अंडर पर्वत धारा योजना? क्या सही आंसर होगा स्टूडेंट? ऑप्शन ए 2.76 करोड़, बी 1.24 करोड़, सी 678 करोड़, डी 5.6 करोड़। प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करें। व्हाट शैल बी द राइट आंसर स्टूडेंट्स? सो ऑप्शन जो आपका ए है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, 2.76 करोड़। सो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने एक नई घोषणा की है, नई योजना की, जिसका नाम है पर्वत धारा योजना, जिसके तहत रिवाइव किया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज को, स्पेशल वाटर रिसोर्सेज इन हिमाचल प्रदेश। ऑलराइट, एंड इसमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश का वो भी मदद करेगा सरकार की। इसके तहत जो है तकरीबन 20 करोड़ रुपया जो है सेंक्शन किया गया है खर्च करने के लिए, और तकरीबन ये जो योजना है हिमाचल के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में इसे लागू किया गया है। ऑलराइट, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है टू रिवाइव दिस ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली वाटर रिसोर्सेज जो है उनका कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन फॉरेस्ट रीजन्स, इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। Which state has recently become the only one to have all the 3 species of crocodiles in India? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, ओडिशा। प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करें स्टूडेंट, क्या सही उत्तर होगा आपके इस प्रश्न का? What shall be the right answer of this question? And ये जो खबर है, ये जो न्यूज है, आई थिंक मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, 2-3 बार ये अलग अलग तरीके से न्यूज़ में रही है जो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस हो चुकी है। तो अगर आपने सभी लेक्चर सुने हैं तो यू कैन आंसर दिस। सो डी इज द राइट आंसर, ओडिशा। ठीक है, घड़ियाल से संबंधित मैंने खबर डिस्कस की थी, फिर रिमेंबर सतकोशिया रिवर ऑफ महानदी। ठीक है, तो अभी तीनों स्पीसीज, पहला भारत का ये राज्य बन गया है जहां पे तीनों क्रोकोडाइल की जो स्पीसीज हैं पाई गई हैं। पहला है आपका घड़ियाल जो कि सतकोशिया रीजन ऑफ महानदी रिवर पे है, ठीक है, जहां पे तकरीबन 28 जो है नेस्लिंग करते हुए एडल्ट घड़ियाल देखे गए हैं, ब्रीडिंग की करते हुए, और वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खबर दी थी। साथ ही साथ मगर्स एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स इन भितरकनिका नेशनल पार्क। तो तीनों ही जो स्पीसीज इंपॉर्टेंट है क्रोकोडाइल्स की, दे आर फाउंड इन द ओडिशा स्टेट। ये सवाल आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है येलो गोल्ड 48 सीन रिसेंटली इन न्यूज़। Standard for gold purity, new supercomputer made by Iran, new variety of yellow watermelon, new variety of oil seeds. Yes students, क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप। So C is the right answer, new variety of yellow watermelon। ठीक है, न्यू वेराइटी ऑफ येलो वाटरमेलन जो है अभी रिसेंटली जर्मन एरोकेमिकल मेजर बेयर ने ये कमर्शियली लॉन्च की है भारत की मार्केट में, इंडिया में। इस वैरायटी का नाम है येलो वाटरमेलन, भारत में से येलो गोल्ड 48 के नाम से जाना जाएगा। ऑलराइट, अब जनरली प्रॉब्लम क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि भारत में जो वाटरमेलन ग्रोअर्स हैं, फार्मर्स हैं जो स्पेशली वाटरमेलन को ग्रो करते हैं, उनकी फसलें, उनकी ये क्रॉप जो है हर साल बर्बाद होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, बिकॉज ऑफ जो वेदर है उसकी वजह से, या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से प्रॉपर्ली जो वाटरमेलन से ग्रो ही नहीं हो पाते हैं। सो ये जो वेराइटी रहेगी वाटरमेलन की, इट इज हाई यील्ड पोटेंशियल ऑफ इन इट्स ग्रोथ, बेटर डिजीज एंड पेस्ट टॉलरेंस भी ये जो है आपकी स्पीसीज है वाटरमेलन की है। तो मार्केट में स्पेशली it will create smile on the faces of
वाटरमेलन ग्रोअर्स। तो अब बात करेंगे कि किस सीजन में ये ग्रो होती है। सो अक्टूबर टू फरवरी के बीच इसको कल्टीवेट किया जाता है और तकरीबन इन द मिडल ऑफ अप्रैल टू जुलाई सीजन जो होता है तब इसे हार्वेस्ट किया जाता है। ऑलराइट, which country has recently successfully tested airborne high powered laser? ऑप्शन ए इंडिया, बी ईरान, सी पाकिस्तान, डी इजराइल। या स्टूडेंट क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो ऑप्शन डी जो है आपका सही है, इजराइल। सो अभी रिसेंटली जो है इजराइल ने एक नया टेस्ट किया है एयरबोर्न हाई पावर्ड लेजर द्वारा। ठीक है, अब इस टेस्ट में बेसिकली क्या किया गया, इट इज कैपेबल टू शॉट डाउन द ड्रोन्स। ठीक है, अनवांटेड ड्रोन्स जो आपके इजराइल पे अटैक करेंगे विद इन फ्यू सेकंड्स। इसका वीडियो भी बनाया गया है स्पेशली इजराइल द्वारा, एंड इट विल क्रिएट रिंकल्स ऑन द फेसेस ऑफ दोज नेशंस जो आपके इजराइल के अगेंस्ट है, स्पेशली पैलेस्टीन। अभी कुछ समय पहले हमने देखा क्लैशेस टुक प्लेस इन गाजा स्ट्रिप ऑफ बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। ऑलराइट, और हमने देखा कि बहुत से ड्रोन्स अटैक भी जो है इजराइल पर किए गए पैलेस्टीन द्वारा। ऑफ कोर्स इजराइल ने भी किए बट पैलेस्टीन द्वारा भी किए गए। और आयरन जो डोम स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटेक्ट करता है, बहुत ही हाई टेक्निकली एडवांस मैकेनिज्म है, तो हमें वो भी उसका भी देखने को मिला नजारा बहुत ही सही कि किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया। नाउ ये जो एयरबोर्न हाई पावर लेजर है, इट विल आल्सो ensure to protect the aerial boundaries of Israel from different kind of drones, क्योंकि ड्रोन्स में भी अलग अलग एडवांसमेंट हो रही है। जैसे कामिकाजा ड्रोन्स है, अब पैलेस्टीन कामिकाजा ड्रोन्स का इस्तेमाल करने की बात कर रही है। ऑलराइट, तो इस प्रकार के ड्रोन्स खतरनाक हो सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है, हालांकि फुली ग्रोन होने में से भी समय लगेगा, तकरीबन 5 साल का समय लग जाएगा। इसे बिल्ड किया गया है इल्बिट सिस्टम द्वारा, जो कि इजराइल की एक डिफेंस बहुत फेमस कंपनी है जो बहुत से मैन्युफैक्चर करती है इजरायली टेक्नोलॉजी को, स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर। ये जो टेस्ट किया गया है ये मेडिटेरियन सी पर गया है। ऑलराइट, तो ये आप वीडियो भी देख सकते हैं, इसका वीडियो भी बनाया है इजराइल ने जो कि अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। यू गॉट एन आइडिया किस प्रकार के ड्रोन को विद इन फ्यू सेकंड जो है एक सिविलियन प्लेन के माध्यम से एयरबोर्न हायर पावर लेजर टेक्निक ने डिस्ट्रॉय कर दिया। Next, the Great Barrier Reefs is world's largest coral reef system off the coast of. Option A Queensland, Tasmania, New South Wales and Victoria. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा? तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, क्वींसलैंड जो है, क्वींसलैंड, ऑलराइट, क्वींसलैंड के कोस्टल रीजन में ही एक ग्रेट बैरियर रीफ है जो दुनिया का सबसे बड़ा रीफ भी माना जाता है। तो अभी रिसेंटली क्या है, यूनाइटेड नेशन की जो कमेटी है, स्पेशली यूनेस्को के हवाले से, यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो है इसे इंडेंजर्ड जो लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। अब इसका कारण क्या है ग्रेट बैरियर रीफ को इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल करने का? इंडेंजर्ड लिस्ट होती है ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि खतरे में, ऑलराइट, तो उसमें शामिल किया है यूनेस्को ने इसे। जैसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना, आप ये तो भारत में भी बहुत है, तो उसमें ये भी शामिल है। लेकिन उनमें से जो खतरे में है, जो बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स, तो उनको इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया जाता है। IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट अलग होती है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं यहां पे होना है। अब कोरल्स क्या होते हैं, ये रीफ्स क्या होते हैं? रीफ जो है बेसिकली ये कंपोज होते हैं टाइनी ऑर्गेनिज्म द्वारा, जिन्हें पॉलिप्स भी कहा जाता है, कोरल पॉलिप्स भी कहा जाता है। ऑलराइट, तो ये आपके ऑस्ट्रेलियन रीजन में पूरा एक बहुत बड़ा रीफ है। अब मेरा आपसे यहाँ सवाल है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, इन विच पार्ट ऑफ द, ये तो आपको आइडिया हो गया कि क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में ये है, वहां की, यहां से भी डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, या ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि इन विच पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया दिस ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करें स्टूडेंट, कौन से हिस्से में है ये? नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट, वेस्ट, कहां पर? डायरेक्शन से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। सो ये बेसिकली लोकेटेड इन द
ईस्टर्न कोस्टल साइड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ऑलराइट, साथ ही साथ इसका कारण जो बताया है यूनेस्को ने, वो कहा है कि भाई जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है लगातार, उसकी वजह से ये जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर हार्मफुल है, इसीलिए इसे इंडेंजर लिस्ट में रखा है। नेक्स्ट है कसावा और टापिकोआ कैन बी पोटेंशियली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश बिकॉज ऑफ हाई डैश कंटेंट। यस स्टूडेंट्स, एडिबल ऑयल फैट्स, बायोएथेनॉल स्टार्च, बायोडीजल प्रोटीन, नन ऑफ द अबव। क्या सही उत्तर होगा? व्हाट शैल बी द राइट आंसर? हाँ जी, प्लीज आंसर करें। चलिए, बी जो है आपका सही आंसर है इसका, बायोएथेनॉल एंड स्टार्च। बायोएथेनॉल की कल भी मैंने डिस्कशन किया था आपका, जिसमें मैंने कहा था बहुत सी क्रॉप्स जो है वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल भी इसके प्रोडक्शन में किया जाता है। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बताया था। एथेनॉल का प्रयोग जो है वो ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल किया जाता है, क्योंकि पॉल्यूशन को कम करने में इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है ये खबर भारत से जुड़ी हुई है रिसेंटली। अब बेसिकली क्या है, आपके सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कवासा जो है, जो कि भारत में टापिकोआ के नाम से भी जाना जाता है और पाया जाता है तमिलनाडु और केरला रीजन में स्पेशली, ठीक है। वैसे जो कसावा है ये बेसिकली पाया जाता है आपके साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो इसको रॉ मटेरियल की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है बायोएथेनॉल प्रोडक्शन में। ये अभी खोज की है, पहले इसके बारे में जानकारी नहीं। और ये भी पाया गया साइंटिस्ट द्वारा कि भाई शुगर केन से कहीं ज्यादा ये एफिशिएंट है फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन। सो कवासा जो होता है ये एक लकड़ी की तरह ही दिखता है, बेसिकली नटी फ्लेवर स्ट्रॉच फ्रूट वेजिटेबल होती है, ठीक है। चलिए, सो आई होप कि यू गॉट एन आइडिया। बाकी तो मैंने आपको बताई हैं चीजें कि क्या गोल है एथेनॉल से, है ना। बायोफ्यूल पॉलिसी जो 2018 के तहत कुछ डिसाइडेड गोल्स हैं, जिसके तहत 2030 तक 20% ब्लेंडिंग होनी चाहिए पेट्रोल और 5% ब्लेंडिंग होनी चाहिए आपके डीजल की। इसी प्रकार से एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम है, जिसके तहत 2025 तक जो है ज्यादा से ज्यादा ब्लेंडिंग होनी चाहिए पेट्रोल में एथेनॉल, ताकि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है हमारे सराउंडिंग्स में उसको कम किया जा सके, उसकी मात्रा को कम किया जा सके। चलो, नेक्स्ट है IUCN कैटेगरीज ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल एज डैश स्पीसीज। IUCN के बारे में बहुत बार जिक्र होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है। हाँ जी स्टूडेंट, क्या सही उत्तर होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर करें। सो डी इज द राइट आंसर, क्रिटिकली इंडेंजर, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में से रखा गया है ब्लैक IUCN की रेड डाटा लिस्ट में ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल को, ठीक है। और अगर इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की हम बात करें, सो इसे प्रोटेक्शन ही, लीगली प्रोटेक्शन वहां पर नहीं मिली है, जो कि अनफॉर्चुनेट है, मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अभी रिसेंटली खबर आई है हाई ग्रेड माधव टेम्पल कमेटी असम से, जिन्होंने एक MOU साइन किया है टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया के साथ ही साथ असम का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके साथ, टू कंजर्व द ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। ये स्पेशली ज्यादातर है ब्रह्मपुत्र बेसिन रीजन में पाए जाते हैं ये टर्टल्स। साथ ही साथ डिफरेंट जो पॉन्ड्स हैं इस टेम्पल के सराउंडिंग में, वहां पर भी एक्चुअली मान्यता यहां पर क्या है कि भाई जब भी किसी की मन्नत पूरी होती है इस मंदिर में, तो एक टर्टल को वहां पर जो है पानी में छोड़ता है, ऑफर करता है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर जो कह सकते हैं कंजर्वेशन बहुत अच्छा बन गया है टर्टल्स के। ऑलराइट, तो स्पेशली अगर देशों की बात करें, इंडिया और बांग्लादेश में ये पाए जाते हैं, ठीक है। चले, तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। क्रिवाक और तलवार यूज्ड बाय इंडियन नेवी इज अ क्लास ऑफ फ्रिगेट्स, कॉवर्ट्स, डीजल सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्रिवाक और तलवार। सो ऑप्शन ए जो है सही जवाब है फ्रिगेट्स। देखिए, क्रिवाक और तलवार जो है एक तरीके के फ्रिगेट्स हैं। फ्रिगेट जो होता है एक तरीके के फाइटिंग शिप्स होते हैं, जो या गार्ड शिप्स भी नहीं कहा जाता है, जो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर जो दुश्मन की सबमरीन्स हैं उन्हें एलिमिनेट करने के लिए, या फिर लार्ज शिप्स होते हैं एनिमीज के, उनको भी
जो है डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। फ्रिगेट्स एक तरीके से डिस्ट्रॉयर्स होते हैं ना, उसी प्रकार से आपके फ्रिगेट्स भी होते हैं, वेपन्स कैरी करते हैं। ये भी डिफरेंस डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स में जो मेनली ये है कि भाई डिस्ट्रॉयर जो होते हैं थोड़े बिग इन साइज एंड फास्ट मूविंग होते हैं। ऑलराइट, चलिए अब ये जो फ्रिगेट्स जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, त्रिवाग और तलवार भी कहा जाता है, ये पहले जनवरी में भी बिल्ड किए गए थे, इससे संबंधित प्रोग्राम जनवरी में भी शुरू किया था। ये सेकंड फ्रिगेट जो है त्रिवाग, इसके कंस्ट्रक्शन वर्क की अनाउंसमेंट की है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है, इनॉग्रेट किया उन्होंने। इसमें रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और इसे बिल्ड किया जा रहा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। तो ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बता दूं, इसमें जो इंजन का इस्तेमाल होगा वो यूक्रेन से मंगाया जाएगा, यूक्रेन से लिया जाएगा। अब बेसिकली क्या है कि कुछ समय से भारत जो है बहुत ज्यादा मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसको इनिशिएट करना चाहता है, स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर। और हमने अपने बजट में भी बहुत कमी की है पिछले 7-8 सालों में। अपने बजट में कंपैरेटिवली बढ़ना चाहिए था, बढ़ रहा है बट उतने पेस से नहीं बढ़ रहा जैसे पहले बढ़ रहा है, ताकि हम इंडिजिनियसली ज्यादा से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट को बिल्ड कर सकें। तो अभी क्या है, भारत डायरेक्ट परचेज नहीं कर रहा, उन देशों के साथ डील कर रहा है, आप हमें बिल्ड करने में मदद कीजिए, ठीक है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है साझा कीजिए हमारे साथ। और इसमें कुछ देश जो है एग्री हुए हैं, जैसे रशिया की बहुत सी कंपनीज, इजराइल की बहुत सी कंपनीज इसमें भारत की मदद कर रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर टुडेज लेक्चर। आई होप दैट कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे जो डेली करंट अफेयर से संबंधित है। नाउ इट्स अ टाइम टू नो अबाउट कोर्सेज। सबसे पहला कोर्स हमारा जुड़ा हुआ है मेंस के एग्जाम से संबंधित। ये उन विद्यार्थियों के लिए प्राइमरली है जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तो कर चुके हैं, स्टिल कंफ्यूज दैट हाउ टू मूव टुवर्ड्स और टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जाम। सो दिस कोर्स विल हेल्प यू लॉट इन दिस context. It includes 140 plus lectures of GS 1, 2, 3, notes 1600 पेजेस से ज्यादा इसमें इंक्लूड रहेंगे और मॉक इंटरव्यू सेशन भी इसका हिस्सा रहेंगे। ऑलराइट, और इसकी जो कीमत है वो मात्र है 8,500 रुपए। नेक्स्ट हमारा है HPS कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जो कि 21 जून से ही शुरू हुआ है और नेक्स्ट वीक तक इसकी जो एडमिशंस हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी इसमें आप इसी बैच पे इनरोल कर सकते हैं। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव हमारा कोर्स है, इसमें 200 से ज्यादा लेक्चर हैं आपके जीएस के, 70 से 75 लेक्चर्स जो है सीसेट से हैं, 300 से ज्यादा पेजेस के नोट्स इसमें इंक्लूड है। टेस्ट सीरीज रहेगी, प्रीलिम्स मेंस दोनों की ही, करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन्स प्रीलिम्स और मेंस की आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। मॉक इंटरव्यूज इसमें रहेंगे, वीकली डाउट सेशंस इंक्लूड हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बहुत कुछ है इसमें जो आपकी मदद करेगा आपके गोल को अचीव करने में। एंड इट जस्ट कोस्ट 22,500 रुपीज स्टूडेंट्स। सो प्लीज ज्वाइन करें। और अगर आपका कोई नोन है जो पढ़ना चाहता है, वांटेड टू प्रिपेयर फॉर HPS एग्जाम, उनको आप बता सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं इस मैसेज को। साथ ही साथ आप फॉर मोर अपडेशन यू कैन ज्वाइन योर टेलीग्राम चैनल। सो हियर वी स्टॉप फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।